वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग। जिस एग्जाम में राज्य व्यवस्था आएगी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, उसके लिए जहाँ जहाँ आता है जीके, जहाँ जहाँ जीएस आता है, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। एनसीईआरटी पर आधारित हम ये आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। एनसीईआरटी सरकारी किताब जो सबका बेस है, सबका सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है। वही हमारा जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक है प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो हम आज आपको उद्देशिका के बारे में पढ़ाएंगे। उसका राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से क्वेश्चंस आप हमारे रहेंगे और इसी के माध्यम से हम आप लोगों को सारी पॉलिटी करवा देंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था नहीं, इंडियन पॉलिटी करवा देंगे। ऐसी हमारी हिंदी की क्लासेस भी चल रही हैं, उनको जाकर देखें। हमारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्प करते हैं, आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिल जाते हैं और आपका क्वेश्चंस के माध्यम से ही पूरा सिलेबस हो जाता है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है भैया। प्रीवियस ईयर को भी हमने इनमें शामिल किया गया। तो पुरानी और पूरा व्याख्या सहित हम 4 ऑप्शंस को आप लोगों के साथ भैया बिल्कुल व्याख्या सहित हम हल कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का क्वेश्चन है, आप तब तक वीडियो को शेयर करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है। कहाँ की गई है भैया? भारतीय संविधान में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ है? प्रस्तावना में। मूल अधिकार संबंधी अध्याय में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में। जहाँ प्रस्तावना में जो सब आदर्श दिए गए वो संविधान में कहाँ दिखते हैं? या मूल अधिकार, राजनीतिक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में, संविधान की किसी भी अध्याय में नहीं है। तो बताएं। तो भैया जो आपको प्रस्तावना में देखते हैं वो आपको कहाँ? मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्यों में दिखते हैं। तो आंसर क्या है प्यारे बच्चों? आंसर दिखेगा आपको ऑप्शन नंबर 3 है। जैसे आप जो प्रस्तावना में शब्द पढ़ते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, आदर्शों की समता, कुछ ऐसा ये प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है। तो भैया ये जो मैंने बोले ये सारे शब्द, जैसे सामाजिक, आर्थिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म की उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है, ये सब उद्देश्य कहाँ? ये सब भैया इन चीज़ों तीनों में मिलते हैं। मौलिक अधिकारों में मिलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्यों में यही चीज़ें समाहित है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा मैं, आप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा पहला, और आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवाद आदि शब्दों का सही क्रम क्या है? तो बताओ। तो उद्देशिका जो हमारी प्रस्तावना में वो सही क्रम क्या? पहले कौन सा शब्द है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है? तो बताएं। अभी मैंने डिस्कस भी किया है। तो सबसे पहले जो शब्द है भैया वो क्या आता है? इनमें संपूर्ण प्रभुत्व आता है, क्योंकि जो सामाजिक, आर्थिक, न्याय ऐसे करके हमने पढ़े। तो सबसे पहले जो शब्द है वो क्या दिखेगा? संपूर्ण प्रभुत्व दिखेगा। उसके बाद आपको क्या दिखेगा? उसके बाद समाजवाद दिखेगा, उसके बाद पंथ निरपेक्ष दिखेगा, उसके बाद लोकतांत्रिक दिखेगा, गणराज्य दिखेगा। तो क्या दिखेगा भैया? यही आंसर है। सबसे पहले क्या है उद्देश्य में? तो सबसे पहले जो दिया है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ऐसे करके ये ऐसे है भैया, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ करें। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 की संवैधानिक वस्तुओं क्या थी जब संविधान लागू किया गया? बताइए। तो संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? तब क्या था भारत? क्या भारत को बोला जाता था? बताएं जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने। मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ देता हूँ आप लोगों के सामने भैया। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? तो बताओ। लोकतंत्रात्मक गणराज्य था भारत, संपूर्ण प्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था भारत, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यह लोकतांत्रिक गणराज्य था, यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य था। तो बताएं जल्दी से क्या आंसर है? तो भारत जो था प्यारे बच्चों वो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक, ये था प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है,
संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है बताओ। भारत तथा इंडिया, केवल हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदू और इंडिया। तो भैया भारत और इंडिया, बस इंडिया अर्थात भारत यही लिखा हुआ है। तो क्या आंसर है? भारत और इंडिया है भैया। अनुच्छेद 1 में ही लिखा हुआ है। अनुच्छेद 1 का जो पहला क्लॉज है, जिसको आप अनुच्छेद 1 का जो फर्स्ट क्लॉज है, क्लॉज 1, अनुच्छेद 1 का क्लॉज 1 है, उसी में लिखा हुआ है कि भैया इंडिया अर्थात भारत जो राज्यों का संघ होगा, ऐसे करके लिखा हुआ है प्यारे बच्चों पहले अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहने किसने कहा था? किसने कहा था भारतीय संघवाद जो है वो सहकारी संघवाद है? ये किसकी लाइन है, किस व्यक्ति की है? अगर आपने कुछ बुक पढ़ी है तो बिल्कुल आपको पता चलेगा। ये ल्यूसेंट में भी लिखा हुआ है, जी ऑस्टिन ने, लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा था। कैसे? इंडियन जो फेडरल था उसको कोऑपरेटिव फेडरल कहा था, तो याद रखना। इसके अलावा जो ये व्यक्ति आपको व्हीलर दिख रहे हैं, इन्होंने क्या कहा था? अर्ध परिसंघीयवाद कहा था, अर्ध परिसंघीय भारत, क्वासी फेडरल है इनका ये मतलब था। ठीक है भैया, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, अच्छा भारतीय संविधान जो है उसमें जो उद्देश्य का विचार हुआ था वो कहाँ से लिया था? प्रियम्बल एक प्रकार से कहाँ से, वो आप लोग कमेंट में आंसर करना। अगला क्वेश्चन, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ है बताओ। हम भारत के लोग कहाँ लिखा हुआ है? राज्य के नीति निर्देश तत्वों में, मौलिक अधिकारों में, नागरिकता में, संविधान की प्रस्तावना में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। ढंग से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आंसर दे देंगे। अगर थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है तो कहाँ से शुरुआत होती है, किस में भैया लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भैया प्रियम्बल में, प्रस्तावना में लिखा है। हम भारत को लोग, भारत को एक सामाजिक, धार्मिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, तो भैया प्रस्तावना में लिखा है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो बताओ, 1975 तक सम्मिलित नहीं था तो कौन सा नहीं था? फिर बंधुत्व नहीं था, संप्रभुत्व, समानता, अखंडता। तो इनमें से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं था? उसके बाद फिर सम्मिलित किया गया, तो अखंडता शब्द नहीं था। बंधुत्व, संप्रभुत्व, समानता ये थे, लेकिन 1975 भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं था, तो यही नहीं था। अखंडता ये सब जोड़ा गया। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन से भैया इंपॉर्टेंट। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किसने कहा है? कि सभी व्यक्ति क्या पूर्ण और समान रूप से मानव है, ये कथन किसका है? ये सार्वभौमिकता का बात करता है, समिष्टवाद का बात करता है, समाजवाद की या अंत्यक्रिया की? भैया सार्वभौमिक सबकी बात कर रहा है, संपूर्ण, पूर्णतः, समान रूप से। तो भैया ये किसकी? सार्वभौमिकता की बात करता है। और बोल सच भी रहा है ये कहीं ना कहीं, वो सही, पूरी तरह सच ही बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? बताओ। पंथ निरपेक्ष शब्द जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, वो प्रियम्बल में भी लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, और मौलिक अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौलिक अधिकार है 36 से 51, उसमें पंथ निरपेक्ष भी उल्लेख है। तो अब बताएं मुझे कि इसका सही मतलब क्या है? भारत में अनेक धर्म है, क्या ये है? भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, क्या इसका भी मतलब है? धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। बताओ पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है? सेकुलर का क्या मतलब है? तो सेकुलर का जो मतलब भैया, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, राज्य सभी धर्मों को बराबर मानते, तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, यही आंसर है सेकुलर या पंथ निरपेक्ष का। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करें आप। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान के उद्देश्य में समाहित नहीं है? तो बताएं इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के उद्देशिका में शामिल नहीं है? विचार की स्वतंत्रता शामिल नहीं है हमारे प्रियम्बल में, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, विश्वास की स्वतंत्रता नहीं है। बताएं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, बहुत सारे एग्जामों ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बताएं क्या आंसर है? तो कौन सा उद्देश्य में नहीं है? तो उद्देश्य में भैया आपको क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की, विचार की, विश्वास की भी है, लेकिन ये नहीं है। आंसर क्या है? आंसर है आप लोगों का दूसरा आंसर होगा, ये नहीं है, बाकी आपको सब दिखेंगे। ठीक है जी। राजनीतिक न्याय की भी है, विचार की भी है, अभिव्यक्ति की भी है, विश्वास की भी है, लेकिन उसमें लिखा कि कैसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य है, ऐसे करके ना उसकी तरह आर्थिक न्याय की बात कहीं है ही नहीं इसमें, इकोनॉमिक। तो इसका आंसर क्या है? दूसरा।
अगर आप प्रेम्बल देखेंगे पहले पेज पे लिखा होता है तो वो। किसने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव निम्न विवादों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? तो इसमें से किस विवाद में या किस वाद में सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार संविधान का भाग है? बेरुबारी विवाद में, A.K. गोपाल विवाद में, PV भैया केशवानंद भारती। केशवानंद मामले भारती मामला 1973 का जो आया था उसमें ये माना गया था कि जो संविधान है प्रियम्बल प्रस्तावना वो संविधान का ही भाग है, याद रखना। जो मामला था ये केशवानंद भारती मामला केरल राज्य का मामला था भैया 1973 का ये, वरना उससे पहले आप देखेंगे पहला जो था बेरोजगारी वगैरह उसमें तो मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने भैया अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें आप लोग। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो बताइए क्या आंसर है प्यारे बच्चों? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। इसका क्या मतलब है कि भारत, इनमें से कौन सा सही है? एक सही होगा प्यारे बच्चों, बाकी गलत होंगे, लेकिन हाँ सत्य। अच्छा कोर्ट में पूछा है तो बताओ एक से ज़्यादा कितने सही हैं वो बताएं आप। 1 2 3 करके ऐसे करके पूछा हुआ है तो भैया बताओ। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, बिल्कुल सही बात है। भारत एक संपन्न राज्य, ये भी ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य, ये भी ठीक है। भारत एक कल्याणकारी राज्य, ये भी ठीक है। तो सारे तो ठीक है। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर डी होगा। भारत की बात सभी चीज़ें भारत पर लागू होती हैं और सही होती हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, संविधान के प्रथम अनुच्छेद, बताएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। कुछ अच्छा आप लोग वीडियो को शेयर करें जल्दी से, शेयर नहीं करते हैं आप लोग। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि संविधान के अनुच्छेद पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत है तो भैया क्या है? राज्यों का समूह है, राज्यों का संकुल है, राज्यों का परिसंघ है, राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ है, क्या है? राज्य लिखा हुआ भैया। भारत है क्या? एक राज्यों का कि इंडिया अर्थात जो भारत है राज्यों का संघ है। भारत की देशी रियासतों के विलय में 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कौन है? तो ये भैया एक सरदार पटेल जी, दूसरे BP मेनन। याद रखना इन 2 लोगों ने भारत में जो 565 देशी रियासतें थी उनको एक भारत बनाने का महत्वपूर्ण रोल इन 2 व्यक्तियों का है। महत्वपूर्ण भूमिका भैया किसकी? सरदार पटेल जी की। और दूसरे कौन थे? BP मेनन। उन 2 लोगों ने ही प्रयास किया। अगला क्वेश्चन, मतलब प्रयास तो उन लोगों ने किया लेकिन इन्हीं का ही योगदान है एक भारत बनाने का। अखंड भारत, एक भारत, अखंड भारत। अगला क्वेश्चन, एक भारत। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? बताइए। संघ राज्यों का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या प्रशासक द्वारा? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बेहद सिंपल क्वेश्चन है। राष्ट्रपति सीधे ही शासन चलाता है केंद्र शासित प्रदेशों में या संघ राज्यों में। मतलब कि राज्यपाल चलाता है सीधे राज्यपाल के अंडर, लेकिन राज्यपाल प्रशासक या प्रशासकों के माध्यम से, उपराज्यपालों के माध्यम से ये चलाता है। अगला क्वेश्चन, जो वहाँ के हेड अलग से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष राष्ट्रपति के लिए काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई आयोग कौन सा था? बताओ। तो भाषा के लिए जो भाषा के आधार पर पुनर्गठन राज्य, तो उनमें से सबसे पहले जो कौन सा बना था? न्यायाधीश बांचू था, MC महाजन था, SK धर था, या इनमें से कोई नहीं था? भैया जो सबसे पहले बना था, वो जो समिति बनी थी भैया, वो SK धर समिति ही बनी थी सबसे पहले, याद रखना। SK धर समिति बनी थी। उसके बाद कई सारी बनी थी, JBP समिति भी आई थी। उसके बाद तो भैया कई सारी समितियाँ आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे, याद रखना। भाषा के आधार पर सबसे पहले SK धर बनी थी, फिर JBP क्या बोलते थे उसके, क्या बोलते, जवाहरलाल नेहरू, BP वल्लभ भाई पटेल और पीछे पट्टा भी संबंध, इन तीनों के नाम से एक समिति आई थी। तो ये कई सारी समितियाँ थी और पहले थी SK धर जो भाषाई आधार के लिए बनी थी। अगला क्वेश्चन है, फिर एक वो भी आई थी फजल अली आयोग भी आया था 1956 में, भाषा के इसी राज्यों के पुनर्गठन के लिए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1966 को कितने राज्यों और किन शासित क्षेत्र में थे? भैया फजल अली आयोग की ही उस पर बने थे, फजल अली आयोग, जिसमें 3 लोग थे। फजल अली अध्यक्ष थे, एलिजा और कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू थे। फजल अली कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू थे।
और KM पानिक्कर थे। इन 3 लोगों के नाम से इनकी समिति की सिफारिश पर आधार पानिक्कर ये थे। इन्हीं लोगों की सिफारिश पर क्या बना था भैया, राज्य पुनर्गठन आयोग की ये थे। इन्हीं की सिफारिश पर भारत में राज्य बने। 14 राज्य और कितने थे, 8 संघ राज्य क्षेत्र थे या 6 थे, 6 थे, याद रखना ये थे, ये बने थे 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश शुरू में बने थे। और आज कितने हैं भारत में भैया, भारत में 28 राज्य हैं आज और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना। अगले क्वेश्चन तरफ चलें। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन ऊपर क्या था, एस के धर था। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें है, बताओ कौन नए राज्यों का गठन कर सकता है? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन? भैया संसद ही नए राज्यों का गठन कर सकती है, सिर्फ संसद। ठीक है जी, संसद के हाथ में होता है। अनुच्छेद 3 में ये संविधान में लिखा भी है, अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है कि भैया सिर्फ संसद ही राज्यों का गठन कर सकती है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला? 67वां, 69वां, 68वां या 70वां? तो भैया 69वां जो हुआ था 1991 में, 69वां जो था 1991 में, तब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था। अनुच्छेद 241 के गए से लेकर कुछ ऐसा था वहाँ से, उसमें है वरना दिल्ली को, और 239 के दोनों का उसमें था, उसमें है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन है भैया, छत्तीसगढ़ को किस राज्य से पृथक करके बनाया गया है? तो बताओ छत्तीसगढ़ किससे बना है और कब बना है? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, 1 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था, 1 नवंबर उत्तर प्रदेश हुआ था। किस में से बना है भैया? छत्तीसगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, किस में से बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बना था भैया, छत्तीसगढ़ जो बना है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। और कब? 1 नवंबर सन 2000 में बना था ये, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे भैया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो इस समय भैया 8 है। इस समय वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 8 है मेरे भाई। ठीक है भैया, कौन कौन से हैं भैया? दिल्ली है, पांडिचेरी है, चंडीगढ़ है, ठीक है जी, अंडमान निकोबार है। कौन है? अंडमान निकोबार है, ठीक है जी, लक्षद्वीप है, दादर नावर हवेली दमनदीप है जी। और बताओ, पांडिचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, एक क्या है? दादर नागर हवेली हो गई, अंडमान निकोबार हो गया। और कौन कौन से लगे भैया? जम्मू कश्मीर, 7वां और 8वां लद्दाख। ऐसे करके कितनी केंद्र शासित प्रदेश भैया जो मैंने लिखे? 8 लिखे थे मैंने। तो कौन है? 8 थे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसका आंसर क्या है? आंसर है प्यारे बच्चों 8। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, 8 है जो आप लोगों के सामने ही लिखे हूँ, 8। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है जी, यदि भारतीय, एक मिनट, अरे मिल जाना भैया, ओके। यदि भारतीय संघ में एक राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है? तो बताइए, अगर एक नया राज्य बने तो 12 जो अनुसूचियां उनमें से किस अनुसूची में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी? तो बताएं। तो भैया पहली अनुसूची में ही है। पहले अनुसूची के जो अनुच्छेद क्या बोलते हैं उसको, अनुच्छेद कौन सा? 3 है, नाम ये परिवर्तन करना सब उसी में तो है। तो पहली अनुसूची में तो आंसर है पहली में आंसर। मैंने 5 भी लगा, 5 भी नहीं, पहली में, पहली अनुसूची में। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, ठीक है भाई, 2 3 में ये नए राज्य बनाना, 2 और 3 में ये तो नए राज्य बनेंगे, नाम चेंज होंगे, ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया? बताएं जल्दी से, कौन सा था? सहयोगी राज्य था लेकिन बाद में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो भैया वो सिक्किम था। सिक्किम पहले क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, उसको बाद में आगे चल के किस नाम से दे दिया प्यारे बच्चों?
उसका नाम ही क्या कर दिया गया, उसका नाम पूरे राज्य का दर्जा, सिक्किम आज राज्य है भारत का। अगला क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। अगर नया राज्य बनाना तो भैया साधारण बहुमत से काम बन जाता है, याद रखना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो समस्या होती है उसमें क्या होता है, 2/3 बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन। लेकिन किसी नया राज्य बनाना है, समय परिवर्तन करना है तो भैया सिर्फ साधारण बहुमत से ही आंसर हो जाता है भैया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो भारतीय संघ राज्य के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की जो शक्ति है, कि वो राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, संसद को है या सर्वोच्च न्यायालय के पास है। बताएं, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसमें है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। कौन इस काम को कर सकता है? ये तो याद रखना सिर्फ संसद ही कर सकती है, किसी की सीमा बढ़ाना, कम करना, नया राज्य बनाना, ठीक है, ये सब नाम बदलना सब संसद का काम है। जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो बताएं, पुनर्गठन हुआ है इसका, तो अब वर्तमान में कितने रह गए, फिर कितने राज्य हैं? तो याद रखना 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे हम पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, सारी की सारी सीरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से निर्माण के सही काल अनुक्रमण की पहचान नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो बताएं, पहले कौन सा बना, फिर कौन सा बना, फिर कौन सा बना, ऐसे करके आपको मिलान करना है कि इनमें से कौन सा पहले बना है, फिर ऐसे करके आपको ये आंसर देना है। तो भैया देखते हैं, सबसे पहले बना था आंध्र प्रदेश, बिल्कुल। उसके बाद कौन सा बना, उसके बाद हरियाणा बना, हरियाणा ही तो बना, पहले ये बना, फिर 1966 में हरियाणा बना, 1956 में ये बना था। चलो उसके बाद कौन सा बना, तो देखो इनसे आंसर क्या आ रहा है, पहले 1-3 आंसर तो आ गया, ये बी आ गया है ना भैया, कौन सा आ गया, ये आगे बी, यानी कि आंध्र प्रदेश पहले, फिर कौन सा बना, हरियाणा, 2 से आंसर हो, फिर हिमाचल और लास्ट में सिक्किम। चलो ये आंसर। अगला क्वेश्चन, राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम। तो बताओ, राज्य जो बनने का क्रम है उसका सही आरोही क्रम आपको बनाना है। भैया सबसे पहले नागालैंड बना, ठीक है, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट में बना। इनमें से कहीं लास्ट में तो यहीं आ रहा है, तो आंसर है प्यारे बच्चों पहला ही। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा भैया, आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भैया आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुई थी स्थापना इसकी, तो 16 दिसंबर को 1952 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य यही है भैया। एक व्यक्ति थे श्री पोट्टी रामल्लू, तो श्री पोट्टी रामल्लू ने क्या किया था, तो इसने रामल्लू, तो श्री पोट्टी रामल्लू जी ने भैया 56 दिन की भूख हड़ताल की। उसके बाद भैया इनका देहांत हो गया, उसके बाद इनको ये भाषा के आधार पर बनाना पड़ा। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, क्योंकि भैया ये लोग आंध्र प्रदेश वाले तेलुगु भाषा के हैं और जो ये तमिलनाडु वाले वो तमिल भाषा के थे, इसलिए इनको अलग होना था। ये भाषा के आधार पर यही मुद्दा बना हुआ था। लोकसभा में संघ राज्यों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो बताएं, संघ राज्यों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। संघ राज्य क्षेत्र जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी सीटें कितनी आरक्षित हैं संविधान में, तो उनके लिए भी 20 सीटें आरक्षित हैं संविधान में, ठीक है, अधिकतम 20। हाँ, अनुच्छेद 81 में लिखा हुआ है ऐसा, संविधान की 81 उसके क्लॉज 1 में है ना, 81 के क्लॉज 1 में। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता है। पहला नागरिकता है ना भैया, पहला नागरिकता, यही आंसर है। दूसरा मौलिक अधिकार से है, तीसरा मौलिक अधिकार से, दूसरा इससे, चौथा किससे है, चौथा भैया राज्य के नीति निदेशक तत्वों से, है ना प्यारे बच्चों। और जो ये क्या बोलते हैं इसको, पांचवा किससे है, पांचवा जुडिशरी से। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता है, बताओ जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, वीडियो को शेयर करें, जल्दी आंसर बताएं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता दी गई है। प्यारा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है भैया, ठीक है ना, तो याद रखना।
5वीं जुडिशरी बताई मैंने, इसके बाद यानी अरे न्यायिक प्रणाली। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों। तो भारतीय संविधान भैया सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है मेरे पास। अगर भारत की नागरिकता होगी तो किसी दूसरे व्यक्ति की नागरिकता आपको नहीं मिलेगी। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निश्वास के आधार पर, देशीकरण के आधार, उपरोक्त सभी के आधार, भैया उपरोक्त सभी के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भैया, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार है? भारत में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से किस देश में दोहरी नागरिकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया क्या आंसर है? अमेरिका। दोहरी नागरिकता है, एक तो भैया उसको राज्य की नागरिकता लेनी पड़ेगी जिस राज्य का, दूसरा देश की नागरिकता लेनी पड़ेगी। दोहरी नागरिकता 50 राज्य हैं भैया किसमें? अमेरिका में। तो पहले राज्य की नागरिकता लेनी पड़ेगी, दूसरी देश की दोहरी नागरिकता है। निम्न में से किस राज्य में किसी भारतीय की नागरिकता समाप्त हो जाती है? परित्याग करने पर, पर्यावसन करने पर, वंचित की जाने पर और उपरोक्त सभी। भैया सब उपरोक्त सभी से। अगर वो खुद छोड़ दे उससे भी हो जाएगा, पर्यावसन भारत छोड़ के चला जाए वो भी, वंचित की जाने, अगर कोई ऐसी काम करे कि भैया वो किसी एक्टिविटी में, सरकार उसको वंचित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? तो बताओ इनमें से कौन से तुरंत लागू? 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। कौन से? कुछ प्रावधान तभी, उसके बाद बाकी प्रावधान पूरी तरह संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। लेकिन 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से प्रावधान लागू हुए? नागरिकता का हो गया था, चुनाव का हो गया था, अंतरिम संसद भी बन चुकी थी। भैया सभी, ये सभी हो चुके थे, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद पूरी तरह 26। अच्छा, संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? कब अपनाया संविधान सभा ने संविधान को? संविधान पूर्ण रूप से लागू है भैया देश में, वो डेट है जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस भी होता है, 26 जनवरी 1950। अब क्यों 26 जनवरी 1950 को ये मनाया गया? क्यों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? ये देखने के लिए आपको हमारे भैया पॉलिटी का पहला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, उस पर हमने डिटेल डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन भाई, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, आपके हर एग्जाम के लिए हेल्प रहेंगे। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बेल आइकन को हिट कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।